आपका सुधार किया जाए या वक्फ में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, ऐसा भाजपा दावा कर रही है, लेकिन उनको वक्फ से कोई लेना देना नहीं है। उनको विशुद्ध तौर पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है, समाज को बांटना है। आपने खुद दिया सीए एनआरसी का जब कानून बना तो भाजपाइयों ने कहा कि ये इसलिए ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मेरी पदयात्रा सुपौल उसी के तहत आज हम लोग अररिया और किशनगंज में एक सभा करने आए थे। अररिया में, नरपतगंज में और किशनगंज में एक सभा करके मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ। कल पूर्णिया और कटिहार में 2 सभा और करेंगे। इसके बाद जो पार्टी के 2 कार्यक्रम हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। 11 मई से जन स्वराज पार्टी की ओर से, जन स्वराज परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यों की ओर से 3 बड़े मुद्दे जिन्हों पिछले 4-5 सालों से बिहार के समाज राजनीतिक चर्चा के केंद्र में रहे हैं, उन 3 बड़े मुद्दों पर जन स्वराज एक व्यापक राज्यव्यापी जन अभियान शुरू कर रहा है, जिसके तहत 1 करोड़ लोगों से हम लोग जाकर मिलेंगे और उनसे उन 3 बातों को साझा करेंगे और उन बातों पर उनकी सहमति, उनका हस्ताक्षर लिया जाएगा। 3 मुद्दे क्या हैं वो मैं आपसे साझा कर देता हूँ। पहला मुद्दा है जातीय जनगणना, जिसके नाम पर पिछले 3-4 साल से इतनी राजनीति हुई है, जातीय उन्माद को बढ़ाने की कोशिश की गई, राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया गया। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे जातीय जनगणना का उपयोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद से बिहार जैसे राज्य में किया जा रहा है। बिहार में जैसा कि आप लोगों को याद होगा 2023 में जातीय जनगणना पूरी कर ली है और 7 नवंबर 2023 को जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया उसको बिहार की विधानसभा के पटल पर रखा गया। उसमें एक बात जो खुलकर सामने आई कि पिछले 30-35 साल से सामाजिक न्याय और समाजवाद की समाज के दलित, महादलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, आज भी उनकी स्थिति वही है जो 35 वर्ष से पहले थी। एक मैं सिर्फ आपसे आंकड़ा दूंगा, क्योंकि आप में से भी ज्यादातर लोग उस जनगणना के रिपोर्ट को पढ़े नहीं होंगे। जनगणना की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सिर्फ 3%, याद रखिए, सिर्फ 3% दलित समाज के लोग ही बिहार में आज भी 12वीं क्लास पास करते हैं। 5% से कम अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं का पास करते हैं और 7% से कम मुस्लिम समुदाय के लोग 12वीं पास करते हैं। जनगणना हो गई, रिपोर्ट आ गया, लेकिन उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि जनगणना होने से कुछ सुधार नहीं होगा, जब तक जनगणना के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक सुधार नहीं हो सकता है। खैर, नवंबर में जब रिपोर्ट आई तो इस सरकार ने, नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव की उस समय महागठबंधन की सरकार थी, 24 नवंबर को इन लोगों ने विधानसभा में एक वादा किया कि जनगणना में चिन्हित किए गए 94 लाख बिहार के गरीब परिवारों को 2 लाख प्रति परिवार के रेट से मदद की जाएगी, सहायता राशि दी जाएगी। अब 2 बरस उस बात को बीत गए, अभी तक बिहार में मेरी जानकारी के मुताबिक एक भी ऐसा परिवार नहीं है जिसको 1 रुपया भी लोगों ने दिया हो। तो जैसे मोदी जी ने 2014 में 15 लाख का जुमला एक फेंका था, उसी तरह नीतीश कुमार ने ये कहा कि जनगणना के आधार पर 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया दे देंगे, अभी तक किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया है। तो ये पहला मुद्दा है जिसको लेकर हम लोग बिहार के घर घर जाना चाहते हैं और जो इतना बड़ा विश्वासघात किया है इस सरकार ने, इनकी जो नियत है उसको दिखाने समझाने के लिए लोगों से मिलकर एक ये आंदोलन का हिस्सा होगा। दूसरा बिंदु है नीतीश कुमार जो 20 साल से राज कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा दलित, महादलित समाज का वोट या उनका सपोर्ट है। 2008 में नीतीश कुमार ने एक योजना शुरू की जिसमें कहा गया कि जितने भूमिहीन दलित और अति पिछड़ा समाज के लोग हैं उनको 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। उस समय का अनुमान था
कि करीब 50 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। अभी सरकारी आंकड़ा जारी हुआ है जिसके मुताबिक पिछले 17 बरस में सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन दिया गया। उसमें भी भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ने कहा कि 2,34,000 में 1,20,000 परिवारों को सिर्फ जमीन कागज पर दिया गया, उनको जमीन अभी तक नहीं मिली है। और तीसरा मुद्दा है भूमि सर्वे का। जो ये भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है, लैंड डिजिटाइजेशन का जो काम चल रहा है, ये सरकार के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा समाज से धन उगाही का, पैसा उगाही का नया तरीका बन गया है। रसीद कटाने के नाम पर, वंशावली बनाने के नाम पर या दाखिल खारिज और जमाबंदी के नाम पर हर परिवार से 10, 20, 25, 50,000 रुपया लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जमीन का सर्वे होगा, इसका मालिकाना हक तय होगा, सब लैंड का रिकॉर्ड डिजिटाइज हो जाएगा। 5 वर्ष से योजना चल रही है, हजारों करोड़ रुपया वसूली हो गई और फरवरी में सरकार ने रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बता रहे हैं कि सिर्फ 20% जमीन का ही अभी सर्वे का काम पूरा हुआ है। तो इन तीनों मुद्दों पर 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया देने का जो वादा किया गया था उसका क्या हुआ? 50 लाख दलित अति पिछड़ा समाज, भूमिहीन परिवारों को जो 3 डिसमिल जमीन देनी थी उसका क्या हुआ? और जो भूमि सर्वे में धन उगाही भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर इन तीनों मुद्दों को लेकर जन सुराज 11 तारीख से एक व्यापक जन अभियान शुरू कर रहा है, जिसके तहत हम लोग 1 करोड़ परिवार से हस्ताक्षर लेंगे। उस हस्ताक्षर को लेकर 11 जुलाई को हम लोग मुख्यमंत्री के पास मिलने जाएंगे और अगर मुख्यमंत्री नहीं मिले, बात नहीं सुनी, तो मानसून सत्र में जन सुराज अपनी पूरी ताकत से विधानसभा को घेरेगा ताकि विधानसभा में बैठकर किए गए वादों का पूरी तरीके से पर्दाफाश किया जा सके। तो यह जन सुराज का बड़ा अभियान है। इसके अलावा 20 मई से मैं स्वयं बिहार बदलाव यात्रा पर निकल रहा हूं, जिसके तहत सारण जिले के सिताब दियारा गांव से, जो जेपी का गांव है, वहां से हम लोग एक यात्रा शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बिहार बदलाव यात्रा। बिहार बदलाव इसलिए कि आज से 40-45 वर्ष पहले जो जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, व्यवस्था परिवर्तन की बात कही, आज तक ना व्यवस्था परिवर्तन हुआ ना कहीं कोई सुधार हुआ। और जेपी के स्वयंभू चेले, जो लोग अपने को जेपी का शिष्य होने का दावा करते हैं, उन्होंने जेपी के सिद्धांतों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार और वंशवाद से जुड़ी हुई सरकार चलाई है। तो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो, जेपी के सपनों को फिर से जागृत करके उसको पूरा किया जाए, उसके लिए मैं स्वयं जेपी के गांव सिताब दियारा से 20 मई को बिहार बदलाव यात्रा पर निकलूंगा। और उसमें लक्ष्य है कि 120 दिन में बिना घर वापस गए 120 दिन में 240 विधानसभा, उन विधानसभाओं के प्रभाव गांव जहां तक हो सके वो गाड़ी से पहुंचा जाए, लोगों को ये बात बताई जाए। तो ये 2 कार्यक्रम हैं। आज जो उद्घोष का कार्यक्रम था उसका मैंने आपको उद्देश्य बता दिया और आगे जो 2 कार्यक्रम जन सुराज के हैं उसके बारे में बता दिया। अब आपके जो अगर कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। मंच पर मेरे जो साथी बैठे हुए हैं, आप चाहे तो इनसे भी सवाल कर सकते हैं। बहुत सारे मुद्दों पर मेरे से इनकी समझ, इनकी जानकारी बहुत बेहतर है। तो मेरा आपसे सुझाव होगा कि अगर आपको कोई सवाल इनमें से किसी साथी से करना है तो इन साथियों से भी आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी पहलगांव में सर एक सवाल पहलगांव में जो अटैक हुआ है, इसमें अभी बिहार सरकार, अभी मैं डीएम साहब के पास से आ रहा था, तो ब्लैक हॉलिडे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए? देखिए, कुछ मुद्दे हैं जिसको हम लोग को केंद्र सरकार के लिए छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि अगर गांव का नाली गली नहीं बना है, गांव में राशन कार्ड कैसे बनेगा, इसकी जिम्मेवारी ग्राम सभा की है, मुखिया की है। अगर राज्य में पढ़ाई स्वास्थ्य का मामला है तो राज्य का मामला है, राज्य सरकार का, विधानसभा का मामला है। वैसे ही विदेश नीति, देश की सुरक्षा, ये केंद्र का मामला है। इसलिए अभी साल भर पहले
देश की जनता ने केंद्र में एक सरकार चुनकर बैठाया है, वहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग हैं। देश की सदन देश की सुरक्षा के लिए जो भी निर्णय लेगी वो हम लोग को ऐसा लगता है कि वो देश के हित में होगा और देश से प्यार करने वाला हर व्यक्ति सदन के उस निर्णय में शामिल होगा। लेकिन सदन जो है वो सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं है, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का है। तो सदन में बैठे लोग, उनमें वो काबिलियत है, उनमें वो अनुभव है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश की जनता ने वोट के माध्यम से चुनकर उनको भेजा है। इसी के लिए तो भेजा है कि कल होकर अगर देश की आंतरिक सुरक्षा हो, बाह्य सुरक्षा हो, देश की विदेश नीति हो, इन विषयों पर जब निर्णय लेना हो तो वो निर्णय ले सके और देश के नागरिक होने के नाते हम लोग सब उस निर्णय में शामिल हैं। जहां तक रह गई बात ब्लैकआउट वगैरह की, ये तो ऑपरेशनल चीजें हैं। प्रिपेयरनेस के लिए आप देखते हैं आपदा का प्रैक्टिस चलते रहता है, तो अगर इस तरह की कुछ प्रैक्टिस चल रही है तो उसको करने में नागरिक होने के नाते हम सबको उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। ना उसका कोई राजनीतिक कारण है, ना उसको बनाया जाना चाहिए। जो नागरिक होने के नाते आपकी हमारी जिम्मेवारी है देश के प्रति, उसके प्रति सचेत रहना चाहिए। जो भी सरकार और सदन तय करेगी हम लोग उसके साथ खड़े होंगे, देश के साथ खड़े होंगे। सर, अभी आपने कहा कि 2 लाख रुपए की जो बात हुई थी 94,000 परिवार को, 94 लाख परिवार जी, तो उनमें से पिछले साल जो है लगभग 15 या 20,000 लोगों को 2 लाख रुपए बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत दिया गया और इस बार भी लगभग शायद 45 या 30,000 लोगों को दाम आया था। बिल्कुल सरासर गलत है। जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी तक 2 बजट आया है और हम लोग भी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आप जैसी बात बता रहे हैं वैसे सरकार भी आंकड़े पेश करेगी। दोनों बजट में जातीय जनगणना के बाद चिन्हित किए 94 लाख परिवारों को जो 2 लाख रुपया देना था, अभी तक एक भी परिवार को ये राशि नहीं मिली। और इसका प्रमाण देने के लिए मैं स्वयं 11 तारीख को नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा जा रहा हूं, क्योंकि अगर 45,000 गांव में काम हुआ कि नहीं हुआ, नीतीश जी के गांव में तो जरूर हुआ होगा। तो मैं स्वयं जा रहा हूं 11 तारीख को कल्याण बिहार। यहाँ 35 वर्ष की राजनीति में किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि नीतीश जी के गांव में जाए और वहां जाकर घर घर यही तीनों सवाल पूछेंगे कि भाई तुमको 2 लाख रुपया मिला है क्या, तुमको 3 डिसमिल जमीन मिली, और क्या भूमि सर्वे में नीतीश कुमार के गांव में रहने वाले लोगों को घूस देना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ये तीनों चीज की जानकारी 11 तारीख को लेने के लिए हम खुद जा रहे हैं कल्याण बिहार और वहां करीब 2500 की आबादी है। 500 परिवार 500 550 परिवार रहते हैं। हर परिवार के पास जाऊंगा और ये सवाल पूछूंगा। मीडिया के मित्र भी रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कल्याण बिहार में भी ये मिला कि नहीं मिला। अगर अररिया के किसी गाँव में नहीं मिला तो सरकार कहेगी भाई अभी योजना का पैसा आ रहा है, लेकिन नीतीश बाबू के गांव में तो मिलना ही चाहिए। अगर अररिया के गांव में जमीन के दाखिल खारिज में पैसा लग रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, लेकिन क्या नीतीश बाबू के गांव में भ्रष्टाचार से लोग पीड़ित नहीं है? ये जानने के लिए ही कल्याण बिहार जा रहे हैं 11 तारीख को। सर, सीए एनआरसी पे आप पहले लीडर थे जिसने फ्रंट एंड पे आके ये बोला कि इसका कॉम्बो बहुत खतरनाक है और नीतीश कुमार को ये चीज इंप्लीमेंट बिहार में नहीं होने देनी चाहिए। तो अगर जन स्वराज की सरकार आती है तो वक्त पे लेकर क्या ऐसा प्रोविजन है जिसपे आप रोक लगा सकते हैं बिहार में एटलीस्ट? मेरे भाई, वक्त का जो कानून बनाया गया है, मैं मुसलमान भाइयों को इतना ही कहूंगा कि आपको बिल्कुल इस पर घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी भाजपा की जो सरकार है उसका नियत ये नहीं है कि वक्त के जरिए आपको आपका जमीन लिया जाए या आपका सुधार किया जाए या वक्त में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, ऐसा भाजपा दावा कर रही है। लेकिन उनको वक्त से कोई लेना देना नहीं है। उनको विशुद्ध तौर पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है, समाज को बांटना है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने खुद दिया। सीए एनआरसी का जब कानून बना तो भाजपाइयों ने कहा कि ये इसलिए लाया गया है कि बाहर से आए हुए मुस्लिम घुसपैठियों को हटाया जाएगा चिन्हित करके। जब लोगों ने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कहा ना, जो हिंदू शरणार्थी बाहर रह रहे हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उनको बड़ा कष्ट हो रहा है, उनको यहाँ लाकर नागरिकता दी जाएगी। आप मुझे बताइए, पिछले 3 वर्ष से सीए एनआरसी कानून लागू है, एक भी
नाम बताइए कि किस मुस्लिम घुसपैठिए को यहाँ से निकाला गया, या उससे भी ज्यादा जरूरी किस हिंदू को अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से लाकर सीएनआरसी के तहत नागरिकता दी गई। आपने ना प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात सुनी होगी, ना अमित शाह का कोई वक्तव्य सुना होगा, ना सदन में इसकी चर्चा हो रही है। कानून बना, हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई, बंगाल में चुनाव लड़ा गया, अब वो कानून गया ठंडे बस्ते में, अब नया कानून लेकर आ गए। भाई हर 6-8 महीने पर 2014 से लेकर अभी तक हर 6-8 महीने पर कोई ना कोई एक ऐसा कानून, ऐसा कदम उठाती है सरकार जिससे हिंदू मुसलमान के बीच की लड़ाई, उनमें वाद विवाद खाई पड़ती रहे। उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र है, किसी के बाप का देश नहीं है। आप अपने सही नेताओं का चुनाव करें, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कानून गलत है तो लागू नहीं होगा, और अगर कानून तो बहुत बना हुआ है, कानून तो राइट टू एजुकेशन बना हुआ है कि सभी के बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिलनी चाहिए, किसी के बच्चे को मिल रही है पढ़ाई की सुविधा। कानून बनने से घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि मुस्लिम समाज सजग हो, ऐसे राजनीतिक नेतृत्व का चुनाव करे जो उनके और उनके बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की चिंता करे। सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर उनको लालटेन में किरासन तेल बनाकर बंद जलाता है।